आज आए हम लोग नई शिक्षा नीति के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शिक्षा योजना है, जिसके संदर्भ में आज विशेष रूप से आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मैं डॉक्टर विजय कुमार, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, पटना। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तुत विवरणी के पहले मैं पिछले इतिहास के संदर्भ में बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले सरकार के द्वारा 1968 में नई शिक्षा नीति आई थी। 1968 के उपरांत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में 1986 में नई शिक्षा नीति आई, जिसे ही संशोधित शिक्षा नीति 1992 कहा जा सकता है। 1992 के बाद अगर देखा जाए तो 2000 और 2005 में एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम को बदल दिया गया था। 2005 के बाद शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आया। उसके बाद उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 2017 में यूजीसी ने इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। इस प्रकार इस 1986 के बाद कई संशोधित प्रस्ताव शिक्षा में आई, लेकिन मूल रूप से जो शिक्षा नीति बनी थी 1986 के बाद 34 वर्षों के उपरांत 2020 में ही नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव आया। जो बीच में जो भी प्रस्ताव आए मामूली संशोधित प्रस्ताव थे। इस प्रकार 1986 के बाद वर्तमान सरकार ने अक्टूबर 2015 में नई शिक्षा नीति के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 7 मई 2016 को शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन इस समिति के जो सुझाव दिए गए थे उसका कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं। इस समिति ने कही थी कि यूजीसी एआईसीटी की भूमिका बदलाव होनी चाहिए। शिक्षक नियुक्ति बोर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 4 साल का बीएड कोर्स, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाए जाने का प्रस्ताव था। परीक्षा में अंक के स्थान पर ग्रेड सिस्टम का सुझाव भी दिया गया था। 10वीं क्लास में गणित विज्ञान के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का भी विकल्प सुझाव दिया गया। ऑनलाइन एवं ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा कराने का भी सुझाव था। इसके अतिरिक्त वार्षिक परीक्षाएं जो आयोजित की जाती है उसे भी समाप्त करने के लिए सुझाव दिया था। लेकिन ये सुब्रमण्यम समिति जो रिपोर्ट सौंपी, उस प्रस्ताव को सरकार ने विशेष रूप से ध्यान नहीं दी और इसी बीच में के कस्तूरिरंगन साहब जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, उनके नेतृत्व में 2017 में एक नई शिक्षा नीति का गठन किया गया, जो अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को शिक्षा मंत्रालय को सौंपी। इस समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। देश के कोने कोने से अध्यापकों, छात्रों, शिक्षाविद, अभिभावकों, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी आदि करीब 2 लाख लोगों से सुझाव लिए गए। तत्पश्चात 29 जुलाई 2020 को इस समिति का प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया गया और कैबिनेट ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। अब इस कैबिनेट की स्वीकृति के उपरांत अब इसे बिल संसद में पारित किया जाएगा। संसद में इस पर बहस होगी
और अगर संसद इसे पारित कर देती है तब उसके उपरांत जो है यह कानून का रूप ले लेगा। अब देखें आगे कस्तूरीरंगन शिक्षा समिति का संसद में बिल पास होती है या उस पर आगे किस प्रकार की बहस होती है। तो इस समिति ने जो कई रिपोर्ट जो दिए हैं, इसका मकसद हम पहले आपको बता देना चाहते हैं कि शिक्षा नीति का मकसद समस्याओं को पहचानना एवं उसके बेहतरीन समाधान करना। वर्तमान समय में शिक्षा में घटती गुणवत्ता देश की एक गंभीर समस्या है। इस नीति में स्कूली शिक्षा, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय स्तर पर कई नीतिगत बदलाव हुए हैं, परंतु बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, योग्य शिक्षक, तकनीकी के प्रयोग से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो सकती है। शिक्षा पर सरकारी खर्च जो वर्तमान में 4.43% है, उसे बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव है। तो इस प्रकार शिक्षा नीति का हम विशेष रूप से मकसद बनाए। अब हम लोग बोर्ड परीक्षा के बारे में, जो बोर्ड परीक्षा के द्वारा डिग्री दी जाती है, उसके संदर्भ में भी हम विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। अब हम लोग जो पूर्व में रटने वाले बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किए जाने का ही प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा के लिए अब एक सिर्फ नियामक होगी। पढ़ाई बीच में छोड़ने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। जो बच्चे 1 साल की पढ़ाई पूरे करेंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल की पढ़ाई जो करेंगे उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 3 या 4 साल को जो करेंगे उन्हें ग्रेजुएशन किया दिया जाएगा। मूल रूप से जो 3 वर्ष से करेंगे उनको ग्रेजुएशन का केवल डिग्री, और जो 4 वर्ष करेंगे उनके सर्टिफिकेट में ग्रेजुएशन के साथ रिसर्च का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% प्रवेश दर और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही है। अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मात्र नेशनल लेवल पर 26% है। इस प्रकार से हमें अभी 24% शिक्षा 2030 तक उच्च शिक्षा में बढ़ाने की योजना है। अब हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो नया फॉर्मेट पारित किया गया है 5+3+3+4, इस संदर्भ में हम विवरण देंगे। पहले जो शिक्षा सिस्टम थी, स्कूलों में 10+2 समाप्त कर दिया गया है। अब होगा 5+3+4 फॉर्मेट। इसके लिए 4 स्टेज डिसाइड है। प्रथम स्टेज को हम लोग फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। स्कूल के पहले 5 साल में फाउंडेशन स्टेज होगा। प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसके लिए 3 वर्ष से 8 वर्ष तक का आयु निर्धारित किया गया है। इस अवधि में बच्चे खेल खेल में पढ़ेंगे। इस अवधि में बच्चे खेल खेल और गतिविधियों आधारित प्राथमिकता दी जाएगी। आंगनवाड़ी, बाल बाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ईयरली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार के द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक सभी बच्चों को में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान दी जाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार स्टेज 1 के संदर्भ में हमने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। अब हम लोग आगे के संदर्भ में बताने जा रहे हैं कि अब हम लोग स्टेज 2 के संदर्भ में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं कि स्टेज 2 में कक्षा 3 से 5 वर्ग के आएंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके लिए 8 वर्ष से 11 वर्ष आयु निर्धारित किया गया है। इस अवधि में बच्चों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विषय से परिचित कराया जाएगा। साथ ही उनका पठन पाठन अपनी मातृभाषा में कराई जाएगी। अंग्रेजी की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। कई भी भाषा एक साथ सिखाने की भी इस योजना में रखी गई है। यानी एक साथ जो है 3 भाषा में किसी बच्चे को पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले स्टेज
3 पर हम लोग परिचर्चा करेंगे, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र इसमें सम्मिलित हैं। इस कक्षा को हम लोग मिडिल स्टेज कहा जाएगा, यानी कक्षा 6 से 8 का है। इसके लिए 11 से 14 वर्ष आयु निर्धारित किया गया है। अब छठी से बच्चों को अपने कोर्स के अतिरिक्त उन्हें प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि रोजगार परक शिक्षा करने के लिए यह शुरुआती कदम है, जो कक्षा 6 से ही उसे प्रोफेशनल रूप में कंप्यूटर कोडिंग, ऐप का विकास करना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना, स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इस प्रकार स्टेज 3 के अंतर्गत जो है रोजगार परक शिक्षा के लिए शुरुआत बच्चे कर देंगे और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की भी स्टेज 3 में से योजनाएं हैं, यानी कक्षा 6 से योजनाएं हैं। अब हम लोग स्टेज 4 के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का कोर्स होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आजादी रहेगी, यानी साइंस या गणित के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग, संगीत या अन्य किसी भी विषय में पढ़ने की आजादी होगी। इसमें छात्रों को विश्लेषणात्मक पहल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा एवं लक्ष्य निर्धारित करने पर बल दिया जाएगा। सिर्फ इस जो स्टेज में बच्चे हैं उन्हें हर एक 6 माह पर उनकी परीक्षाएं के आयोजित की जाएगी और अंतिम परीक्षाएं केवल 12वीं कक्षा में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से 10वीं की जो आज बोर्ड परीक्षा थी, उस बोर्ड परीक्षा को समाप्त करने की योजना है और 9वीं के बाद सीधे 12वीं में ही उसकी फाइनल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रकार हम लोग जो है इस स्टेज के संदर्भ में विस्तृत रूप से बात की। अब जो योजनाएं नई है वो रोजगार परक शिक्षा है, यानी अब बच्चे जो पढ़ेंगे रोजगार के लिए, यानी क्लास 6 से ही रोजगार परक शिक्षा पर बच्चे ध्यान देंगे। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। 6ठी क्लास से बच्चों में ही स्कूल में बच्चों को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। इसके अंतर्गत हमने जो पूर्व में कंप्यूटर कोडिंग, ऐप का विकास, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप कराने की योजना है। स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसी व्यवसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में आने की योजना है। इस प्रकार आज की जो शिक्षा थी, जो ट्रेडिशनल कोर्स था, वह जो है स्कूल के लेवल से ही जो है उसको तैयार करने की योजना बना दी गई है। इस प्रकार जो है रोजगार परक शिक्षा जो काफी उपयोगी बच्चों के लिए होगी। आज हम उसके बाद हम जो वर्णन करने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में। बोर्ड परीक्षा जो है साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। इसमें 2 हिस्सों, प्रथम ऑब्जेक्टिव और दूसरे व्याख्यात्मक श्रेणियों में विभाजित करना आदि है। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर जाते हैं। इस प्रकार इसमें कोचिंग जो करने की योजनाएं हैं बच्चे करते थे, उस कोचिंग को जो है निर्भरता को समाप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन भविष्य में इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड में आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेगी, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉडल बोर्ड परीक्षाएं होंगी। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3, 5 और 8वीं में भी परीक्षाएं होगी। पूर्व के 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा बदले स्वरूप में जारी रहेगी। इस प्रकार की बोर्ड परीक्षाएं के संदर्भ में अब हम लोग आगे के संदर्भ में मातृभाषा के संदर्भ में बताएंगे कि मातृभाषा में पढ़ाने की क्या योजना है। 5वीं कक्षा तक बच्चों को मातृभाषा पढ़ाई कराई जाएगी। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके हो तो 8वीं तक मातृभाषा में ही पढ़ाई की योजना है। त्रिभाषा फार्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य
भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। इस प्रकार के स्कूल में 3 भाषा एक साथ जो है बच्चों को पढ़ाने की योजनाएं बनाई गई है, जो 5 क्लास तक जो नेसेसरी है, लेकिन उसे 8वें क्लास तक पढ़ाई की योजना है। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसके माध्यम से जो भी छात्र कोर्स करेंगे उन्हें क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा और इस क्रेडिट स्कोर को डिजी लॉकर में जमा करने की योजना है। इस स्कोर को कभी भी उपयोग कर सकता है, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि अगर कोई छात्र डिग्री का लेता है, यानी अगर ऑनर्स एग्जाम्पल के सहित मैं बताता हूं कि अगर कोई बच्चे ऑनर्स करना चाहते हैं तो डिग्री 1 में उसको एकेडमिक क्रेडिट दिया जाएगा, डिग्री 2 करते हैं तो एक उसका अलग से एकेडमिक और डिग्री 3 करते हैं तो उसको अलग से कोर्स, यानी हर एक वर्ष में उसको एक क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा और उस क्रेडिट स्कोर को बच्चे कहीं भी उसको उपयोग कर सकते हैं या छात्र कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। उसका क्रेडिट स्कोर जमाने, अब परसेंटेज की मामला समाप्त हो गया। अब क्रेडिट स्कोर हर का डिजी लॉकर में, बैंक जिस प्रकार से आज डिजी लॉकर बैंक में है, इसी प्रकार से हर एक बच्चे का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट खुलेगा और उसमें उसकी क्रेडिट स्कोर जमा रहेगा। छात्रों के प्रगति के लिए मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों के अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार एकेडमिक क्रेडिट बैंक योजना एक काफी महत्वपूर्ण योजना है। अब हम लोग सबसे जो महत्वपूर्ण एक और जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। अब नई शिक्षा नीति जो बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था जो लागू की गई है, आज की व्यवस्था में अगर कोई 4 साल का इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो उन्हें उसकी डिग्री की इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। लेकिन आज की तिथि में अगर ये नई शिक्षा नीति लागू होती है तो उनकी अगर 1 वर्ष की डिग्री लेते हैं तो उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी उसकी भी आप उसको परीक्षा को छोड़ करके आप बाद में भी उसकी परीक्षा को दे सकते हैं। यानी मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 और 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इस प्रकार की योजना जो है 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जो हायर एजुकेशन नहीं लेना है, या और 4 साल में जो डिग्री लेंगे उन्हें डिग्री के साथ साथ उन्हें शोध की भी सर्टिफिकेट देगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट को 1 साल में ही स्नातकोत्तर कर लेंगे और जो 3 साल की डिग्री लेंगे उन्हें 2 साल में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम एक काफी महत्वपूर्ण योजना है। अब उसके बाद विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में खोलने की अनुमति दी गई है। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट विश्व स्तर के बेस्ट इंस्टीट्यूट तथा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। पहले स्थिति थी कि अच्छी शिक्षा लेने के लिए कई छात्र छात्राएं भारत से ब्रिटेन, यूएसए या जर्मनी कई विकसित देशों में जाते थे। अब उन्हें विदेश नहीं जाना होगा। अब विदेश के स्थान पर कई यूनिवर्सिटी विदेशी जो है भारत में ही खुलेंगे। आईआईटी, आईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों की बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू की स्थापना की जाएगी। SC, ST, OBC, SEDGS स्टूडेंट के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन 20 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने की भी योजनाएं
इसमें रखा गया है। अब राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण यानी स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी गठन करने की योजना है। प्रत्येक राज्य में विद्यालयों को संचालन के लिए स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसकी चीफ शिक्षा विभाग के होंगे। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPTC का विकास किया जाएगा। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त करने की भी योजना है और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली की भी स्थापना की जाएगी। इस प्रकार अब RT 2009 में संशोधन करने की योजना भी है। शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 में पारित की गई है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की योजना थी, अब उसे कक्षा 12 तक या उससे 18 वर्ष निर्धारित किए जाने की नई योजना है। अब हम लोग भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन का भी नई प्रस्ताव है कि मेडिकल एवं कानून शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शिता निष्पादन के लिए 4 निकायों का निर्धारण किया गया। विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद या नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल, वित्त पोषण के लिए नेशनल एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और एक्रेडिटेशन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद या नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल का भी स्थापना करने की योजना है। अब राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम शिक्षा और मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु स्थापना की जाएगी। यानी शिक्षा लागू करने के पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले जो आधारभूत संरचनाएं की व्यवस्था करने के उपरांत ही यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति होती है कि आप क्रियान्वयन कर दिए, उसकी आधारभूत संरचना की व्यवस्था नहीं है। तो इसका आवश्यक है कि आधारभूत संरचना सरकार के स्तर पर हर एक स्तर पर तैयारी करने के उपरांत ही यह नई शिक्षा लागू कर किया जाए। बजट के प्रावधान के अनुरूप GDP का 6% अति आवश्यक है। इसकी व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए, यह न कि इंप्लीमेंट किए तब बजट में प्रावधान हो। उसके बाद विद्यालय, महाविद्यालय एवं तकनीकी संस्थानों को जो स्वायत्तता देने की बात कही गई है, निश्चित रूप से शिक्षा महंगी होगी, जिससे गरीब को समस्याएं बन सकती है। क्योंकि जैसे ही विद्यालयों को स्वायत्तता दी जाएगी, विद्यालय या महाविद्यालय अपने स्तर से फीस की वसूली करेंगे। ये ठीक है कि आपने या सरकार जो नई शिक्षा नीति में है रेगुलेटरी सिस्टम यानी जो महंगी शिक्षा को रोकने के लिए कमेटी ही बनेगी। इसके बावजूद भी इस पर गरीबों को शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि भारत की 80% करीब जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और गरीबी को हमको ध्यान में रखते हुए इस नई शिक्षा नीति पर लागू करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो समस्याएं होती है, छात्र शिक्षक का अनुपात आज 40:1 विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर मानक निर्धारण की हुई है कि करीब 40 के आसपास बच्चों पर एक शिक्षक होनी चाहिए, जो आज करीब नहीं के बाद अनुपालन हो रहा है। अगर एक ही स्कूल में, एक ही वर्ग में अगर 200 विद्यार्थी एक शिक्षक पर, संभव नहीं है कि फुल क्वालिटी एजुकेशन हो। इस कारण इसके अनुपालन के लिए निश्चित रूप से गुणवत्ता युक्त शिक्षक की अपॉइंटमेंट की आवश्यकता है। विदेशी विश्वविद्यालय ने आने से जो यहाँ की भारत की जो विश्वविद्यालय, यहाँ महाविद्यालय, विद्यालय हैं, उन्हें प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता को मुकाबला करने के लिए भारत को भी तैयार रहना पड़ेगा कि हम क्वालिटी बेस्ड शिक्षण दें। तो इसके लिए भी विशेष आवश्यकता है कि प्रतियोगिता को मुकाबला करने के लिए भारत भी सक्षम हो। ऑनलाइन शिक्षा के लिए जागरूकता एवं इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
चूंकि नई शिक्षा नीति अगर धरातल पर व्यवहारिक रूप से सफल होगी तो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की संभावना है, बशर्ते इच्छा शक्ति एवं जन जागृति की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण योजना है कि क्षेत्रीय भाषा, चूंकि भारत जो है क्षेत्रीयता, भाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में राज्य शिक्षा नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। चूंकि हर एक क्षेत्र के क्षेत्रता, जो भाषाई सामाजिक अंतर विविधतापूर्ण भारत की जो 130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, विविधतापूर्ण है, उसकी विविधता को केंद्र सरकार के स्तर पर उस शिक्षा को नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा नीति बनाने की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण सबसे है कि पंचवर्षीय योजना, जिस प्रकार से आप भारत सरकार 5 वर्षों के बाद योजना लागू की जाती है, आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है, उस प्रकार शिक्षा नीति के लिए 5 वर्ष अगर तक शिक्षा नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए, ताकि जो व्यवस्था में अगर कुछ संशोधन हो रहा, केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत या संकुल स्तर पर शिक्षक अनुश्रवण समिति का गठन नितांत आवश्यक है। क्योंकि हर एक स्तर पर जब तक इसका विश्लेषण नहीं किया जाएगा, हर एक स्तर पर जब तक समीक्षा नहीं की जाएगी, तब तक हम नई शिक्षा नीति का अनुश्रवण या एप्लीकेशन करने में समस्या होगी। इस प्रकार आज जो हमने नई शिक्षा नीति अगर सरकार, केंद्र सरकार संसद में पारित होती है और कानून का रूप है, तो भारत की एक नई दिशा शिक्षा में परिवर्तन हो गए। और मैं विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी सारी व्यवस्था, आधारभूत व्यवस्था करते हुए संसद में पारित हो, कानून का रूप ले। निश्चित रूप से यह व्यवस्था जो सिस्टम पर बात करने जाए वो तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इसके इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा, एमफिल को खत्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का भी उन्नयन करने की योजना है। इंटरमीडिएट स्तर पर जो छात्र बीएड कोर्स करते हैं उन्हें 4 साल का, स्नातक स्तर पर जो बीएड करना चाहते हैं उन्हें 2 वर्ष का, और जो स्नातकोत्तर करने के बाद बीएड करेंगे उन्हें 1 वर्ष ही बीएड के लिए डिग्री हासिल करनी होगी। शिक्षकों को प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती भी किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का भी आकलन किया जाएगा। इस प्रकार अब नई नीति में एमफिल जो समाप्त किया गया है, अब एमफिल के बाद सीधे पीएचडी का डिग्री प्राप्त करेंगे। नई शिक्षा लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर स्नातकोत्तर, उसके बाद एमफिल के बाद एमफिल को समाप्त कर सीधा पीएचडी कर सकते हैं। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण बारे में बताने जा रहे हैं। पहले से यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी की जो परीक्षा थी, अब उसे समाप्त करने की योजना है और एक नियामक जो रेगुलेटरी सिस्टम लागू होगा, रेगुलेटरी बॉडी हो जाएगा, जिसके जगह पर जो है एक नियामक बोर्ड काम करेगी और उस नियामक बोर्ड को आधार पर ही पूरे भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था पर काम करेगी। कॉलेजों की सातता ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म करने की भी योजना है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग बताने जा रहे हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। यह परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी साल में। तो इस प्रकार नेशनल टेस्ट एजेंसी एक महत्वपूर्ण योजना है। पहले जो बच्चे या जो छात्र कम अंक लाते थे, उन्हें योग्यता रहने के बावजूद भी अच्छे संस्थानों में नामांकन नहीं होते थे। इस टेस्ट एजेंसी के उपरांत जो है, अब बच्चे अगर कम अंक भी लाते ले आएंगे तो उन्हें परसेंटेज मार्क्स और ये अंक को जोड़ कर करके
और उन्हें अच्छे संस्थानों में भी नामांकन करने के सुविधा होगी। अब हम लोग स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, जिसे हम एनसीईआरटी कहते हैं, के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार करेगी। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। स्कूल में प्री प्राइमरी लेकर लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। नई नीति में तकनीकी के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने की योजना भी शामिल है। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह से बदल दी जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इससे इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार की योजना जो एनसीईआरटी को फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए यह जो मॉडल दिया जाएगा और उसी आधार पर जो है पूरे भारत में एक सिलेबस लागू होगा और उस पाठ्यक्रम के लाभ में चाहे सरकारी विद्यालय है या निजी विद्यालय हो, सभी को एक ही फ्रेमवर्क में काम करने की यानी पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, ताकि कहीं भी पुस्तकें या पाठ्यक्रम तैयार करने में, बच्चों को पढ़ाई करने में कहीं भी सहूलियत हो पाए। अब हम लोग शिक्षण फीस के संदर्भ में आज देखा जा रहा है कि निजी विद्यालयों की जो बोलबाला है उसको नियंत्रण करना आवश्यक है। तो सरकार ने स्कूल कॉलेज की फीस पर नियंत्रण तंत्र बनेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। अभी केंद्रीय विद्यालय, राज्य विद्यालय, विश्वविद्यालय, डीम्ड विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय के लिए अलग अलग नियम हैं। भविष्य में सभी के नियम एक समान हो जाएंगे। यानी जितने भी संस्थानों हैं, चाहे प्राइमरी से लेकर के उच्च संस्थानों तक, एक शिक्षण फीस के लिए रेगुलेटरी सिस्टम होगा और फीस का नियंत्रण के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, ताकि मनमानी रूप से न तो निजी विद्यालय न सरकारी विद्यालयों फीस बच्चों से ले पाए। अब ये योजना है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर एक जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षा संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने की योजनाएं शामिल है। इस प्रकार अब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था जो है ऑनलाइन एजुकेशन काफी महत्वपूर्ण है। विदेशों में ऑनलाइन एजुकेशन की काफी प्रचलन है। नई सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात भी कही गई है। अब हर एक जिले में एक जिला बाल भवन बनाया जाएगा। इसमें कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। छात्र रिपोर्ट कार्ड जो बनाए जाएंगे, उस रिपोर्ट कार्ड में 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा। यानी बच्चों को केवल रिटेन परीक्षा के आधार पर उनका असेसमेंट नहीं होगा। वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है, बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए एक रिपोर्ट कार्ड बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेंगे, दूसरा सहपाठी करेंगे और तीसरा उनका शिक्षक। इसमें शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाए। यानी रिटेन परीक्षाएं के अतिरिक्त उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या है, उस पर असेसमेंट करने के बाद ही छात्र रिपोर्ट का भी तैयार किया जाएगा। इस प्रकार अब नई शिक्षा में जो है
जो पहले MHRD का नाम जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया है। अब त्रिभाषा फार्मूला के विद्यार्थियों को स्कूलों के सभी स्तरों और उच्च संस्थानों में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में यह विकल्प शामिल होगा, इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहले की तरह वर्ग 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजनाएं गतिविधि के रूप में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। यानी अब भाषाएं जो है त्रिभाषा जो विद्यालय में रखने की योजना है, कक्षा 8 तक वो 3 भाषा पढ़ सकते हैं एक समय में, और उन्हें बहुभाषी रूप में बच्चों को अध्ययन कराने की भी योजना विस्तृत रूप से की गई है। इस प्रकार त्रिभाषा फार्मूला विद्यालय स्तर पर लागू करने की योजना